नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे बीए फर्स्ट सेमेस्टर का राजनीति शास्त्र और इसमें मैंने पहली यूनिट की शुरुआत की थी और पहली यूनिट आपकी थी इंडियन नेशनल मूवमेंट। एक टॉपिक था, उसके बारे में हम लोग को पढ़ना था पहले यूनिट में। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे और कई टॉपिक मैंने पढ़ा भी दिया है, जैसे भारतीय राष्ट्रीयता के उदय के कारण क्या थे, या फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के कारण क्या थे, स्थापना कैसे हुई, क्यों हुई, कांग्रेस की मांगें क्या क्या थी। फिर उसके बाद एक टॉपिक हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा कि उदारवादी आंदोलन क्या है या उदारवादी नेता कौन थे, उनका क्या दृष्टिकोण था, उनकी क्या विचारधारा थी, अंग्रेज़ों के समक्ष उन्होंने अपनी मांगों को कैसे रखा। तो इस बारे में हम लोगों ने पिछले वीडियो में डिस्कस की थी। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको उदारवादियों के बारे में। उसके बाद हम लोग आज उग्रवादियों के बारे में पढ़ेंगे, यानी गर्मपंथी विचारधारा के बाद गर्मपंथी विचारधारा के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है। तो थोड़ा सा मैं बता देता हूँ कि भाई उदारवादी कौन थे, जो अपनी मांगों को बड़ी ही उदारता के साथ अंग्रेज़ों के सामने रखते थे, बहुत ही उदारता के साथ, विनम्र भाव से, प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, प्रतिवेदन, इन सभी के माध्यम से अपनी बातों को अंग्रेज़ों के समक्ष रखते थे। ऐसे नेता, ऐसे कांग्रेसी नेता उदारवादी कहलाया, या इन्हीं को नरमपंथी कहा गया। नरमपंथी मतलब बहुत नम्र थे। तो ये मानते थे कि अंग्रेज़ बहुत ही न्यायप्रिय होते हैं, अगर हम उनके सामने रिक्वेस्ट करेंगे, प्लीज़ प्लीज़ करेंगे, तो हमारी बातों को सुनेंगे और हम पर या हमारे साथ न्याय करेंगे। उनको अंग्रेज़ों की न्यायप्रियता में बहुत ज़्यादा विश्वास था। वे अंग्रेज़ों के साथ संबंध बनाए रखना चाहते थे। वे चाहते थे अंग्रेज़ भारत पर शासन करें और इससे भारत को फ़ायदा होगा, भारत के लोग शिक्षित होंगे, भारत का आधुनिकीकरण होगा। ये मानना था उदारवादियों का। लेकिन उदारवादियों की किसी भी मांग पर अंग्रेज़ों ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, यानी अंग्रेज़ों ने उनकी मांग को ठुकरा दिया। फिर क्या हुआ, धीरे धीरे उन्हीं में से कुछ युवा उग्र रूप धारण करने लगे। धीरे धीरे वे अंग्रेज़ों से नफ़रत करने लगे। नफ़रत तो पहले ही सही था, लेकिन धीरे धीरे आक्रोश और बढ़ता गया और उन्हें ये महसूस हो गया कि ये उदारवादी अब कुछ नहीं कर पाएंगे, अब हम लोग को ही आगे आना पड़ेगा और अंग्रेज़ों से लड़कर आज़ादी छीननी पड़ेगी। तो ऐसे लोग उग्रवादी कहलाए, उन्हीं के बारे में हम लोग को पढ़ना है। उग्रवादी चरण 1905 से लेकर के 1919 तक था और 1919 के बाद आप गांधीवादी चरण के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें आप गांधी के द्वारा चलाए गए कई सारे आंदोलन पढ़ेंगे। तो उसकी बात हम लोग बाद में करेंगे। इसके पहले मैंने आपको बताया था उदारवादी चरण जो 1885 से लेकर 1905 तक था। 1885 से 1905 तक उदारवादी, फिर 1905 से 1919 तक उग्रवादी। तो अब उग्रवादी नेताओं की विचारधाराओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं थोड़ा सा। देखिए, उदारवादी नेताओं की अनुनय विनय नीति के बावजूद जब मौलिक रूप से कुछ भी हासिल नहीं हुआ, तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट, जो प्रारंभ से ही उदारवादियों की नीतियों का आलोचक था, उभर कर सामने आया। इस गुट को गरम दल के नाम से जाना गया। कहने का मतलब, जब उदारवादी बार बार अंग्रेज़ों से मांग रहे थे कोई चीज़, बहुत ही विनम्र भाव से, बड़ी उदारता से, अनुनय विनय के माध्यम से मांग रहे थे, तो अंग्रेज़ों ने उनकी बात नहीं सुनी। तो कांग्रेस के भीतर ही एक नया गुट उभर कर सामने आया और ये गुट पहले से ही उदारवादियों की आलोचना कर रहा था कि आपके कहने से अंग्रेज़ आपको आज़ादी नहीं देंगे, आपके कहने से आपके अधिकारों को नहीं दे देंगे, अंग्रेज़ों के सामने हाथ मत फैलाइए, छीन लीजिए। ये गुट पहले से ही कह रहा था, लेकिन उदारवादियों ने नहीं सुनी इनकी। तो जब धीरे धीरे उदारवादियों का प्रभाव समाप्त होने लगा 1905 तक और उग्रवादियों का प्रभाव बढ़ने लगा, तो इस काल को हम लोग कहते हैं उग्रवादी चरण या गर्मपंथी विचारधारा वाला चरण। इसमें जितने भी नेता आएंगे वो थोड़े गर्म दिमाग के होंगे। गर्म का मतलब समझते हैं ना, कहते हैं ना दिमाग गर्म मत करो। तो ऐसे लोग ये जो थे, ये बहुत ज़्यादा अंग्रेज़ों से हाथ जोड़कर प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र, विनय पत्र या ऐसे अपनी मांगों को नहीं रखते थे। ये लोग तोड़ फोड़ करने में विश्वास रखते थे, आंदोलन कर देते थे, धरना प्रदर्शन करने बैठ जाते थे, कानून का उल्लंघन कर देते थे। ऐसे लोग थे, तो इनको कहा गया उग्रवादी। उग्र रूप धारण कर लेते थे।
अगर नेताओं की बात करें तो प्रमुख नेता कौन कौन थे, जैसे लाल बाल पाल, तो लाल से हो गया लाला लाजपत राय, आपको पता होगा बहुत ही उग्रवादी नेता थे। और फिर बाल गंगाधर तिलक के बारे में आपको पता होगा, होम रूल आंदोलन में आपको पढ़ाऊंगा आगे। तो बाल गंगाधर तिलक भी उग्रवादी नेता थे। बिपिन चंद्र पाल, जिनको पाल के नाम से जानते हैं, तो ये भी थे। और अरविंद घोष, ये भी एक उग्रवादी नेता माने जाते हैं। अब इन उग्रवादी नेताओं का लक्ष्य क्या था? स्वराज प्राप्ति, यानी एक प्रकार से स्वतंत्रता की प्राप्ति करना था। जबकि मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि भाई जो उदारवादी थे वे कहीं भी स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, वो बस कुछ सुधार चाहते थे। मैंने बताया था कि वो प्रशासन में सुधार चाहते थे, जैसे विधानमंडल का विस्तार किया जाए, भारतीयों को उसमें नामांकित किया जाए, सिविल सेवाओं का भारतीयकरण किया जाए, लोक कल्याणकारी कार्य किए जाए, कृषि बैंक की स्थापना की जाए। ये सारी चीज़ें उदारवादियों की मांग थी। वे स्वतंत्रता की मांग नहीं कर रहे थे, ना तो स्वराज की मांग कर रहे थे। लेकिन जो उग्रवादी नेता हैं ये सीधे कह रहे थे मेरा उद्देश्य, मेरा लक्ष्य स्वराज प्राप्ति है, उससे कम हम कुछ भी नहीं स्वीकार करेंगे। अब हम देखते हैं कि भाई उग्रवाद को जन्म देने वाले कारण कौन कौन से थे, यानी ये उग्रवादी विचारधारा उत्पन्न कैसे हुई। पहला कारण देखिए, अंग्रेजों द्वारा कांग्रेस के अनुनय विनय एवं मांगों पर ध्यान न दिए जाने के कारण राजनीतिक रूप से जागृत कांग्रेस का एक वर्ग असंतुष्ट हो गया तथा वह राजनीतिक आंदोलन का कोई दूसरा रास्ता अपनाने पर विचार करने लगा। इनका विश्वास था कि स्वशासन ही भारत के विकास एवं आत्मनिर्भरता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। पहला कारण समझा देता हूँ। पहला कारण यही है कि भाई शुरुआत में उदारवादियों ने बड़े ही विनम्र भाव से उदारतापूर्वक अंग्रेजों के सामने अपनी मांगों को रखा सम्मान के साथ, लेकिन अंग्रेजों ने उनकी बातों को नज़रअंदाज कर दिया। तो क्या हुआ कि कुछ लोग गुस्सा हो गए, कांग्रेस के ही असंतुष्ट हो गए और वो दूसरा रास्ता अपनाने लगे कि अब अंग्रेज़ हमारी बातें इस तरह से नहीं मानेंगे तो हम दूसरे रास्ते से अपनी बातों को मनवाएंगे। दूसरा रास्ता क्या था? वही धरना प्रदर्शन, आंदोलन, बहिष्कार, स्वदेशी अपनाना, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना, यही सारे रास्ते थे। तो पहला कारण आपको समझ में आ गया कि उदारवादियों की मांगों को नहीं माना गया, इसलिए उग्रवादी विचारधारा का जन्म हुआ। दूसरा है, सरकार द्वारा जनता को भड़काने वाली कई नीतियां बनाई गई। अंग्रेज सरकार ने भारत में कई सारी ऐसी नीतियां बनाई जिससे भारतीय जनता भड़क गई। जैसे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878, ये एक अधिनियम था प्रेस से संबंधित। इसके द्वारा क्या हुआ कि जो भारतीय समाचार पत्र थे या मीडिया थी उस पर बहुत ज़्यादा प्रतिबंध लगा दिया, बहुत ज़्यादा कठोरता लगाम लगा दी गई, एक प्रकार से आप कह सकते हैं। जो देसी भाषा वाले समाचार पत्र होते थे उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया, और अगर वे कोई चीज़ प्रकाशित करवाते हैं तो उसको पहले अंग्रेज़ों के सामने दिखाना पड़ता था कि हाँ मैं ये चीज़ प्रकाशित करने जा रहा हूँ पेपर में या समाचार पत्र में। तो मतलब एक प्रकार से बहुत ज़्यादा कठोर प्रतिबंध लगा दिया गया था। तो इससे भी भारतीय लोग काफ़ी ज़्यादा आक्रोशित हो उठे। विश्वविद्यालय अधिनियम आया था 1904, इंडियन ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट्स 1904, बंगाल विभाजन 1905। ये सब कुछ ऐसे काम थे अंग्रेज़ों के जिनसे भारतीय जनता काफ़ी असंतुष्ट हो गई और वे आंदोलन करने पर धीरे धीरे उतावले होने लगे, यानी उतरने लगे। इसके अलावा बात करें तो तात्कालिक अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम का प्रभाव भी पड़ा। जैसे इटली का इथियोपिया द्वारा पराजित हो गया। अब इटली एक यूरोपीय राज्य था, यानी यूरोप का राज्य था, देश था, और इथियोपिया एक छोटा सा देश था, उसके द्वारा पराजित हो गया। 1895-96 की बात है। इटली किसके द्वारा पराजित होगा? इथियोपिया द्वारा। जापान द्वारा रूस को पराजित करना 1905 की घटना है। जापान एक छोटा सा देश, उसने रूस जैसे विशाल देश को पराजित कर दिया। इसके अलावा आयरलैंड, चीन, तुर्की आदि देशों में होने वाली जनवादी आंदोलन, इससे भारतीय युवाओं के मन में बैठी यूरोपीय अपराजेयता का मिथक टूट गया। अपराजेयता का मतलब ये है कि पहले भारतवासी मानते थे कि यूरोप के किसी देश को हराया नहीं जा सकता, लेकिन जब जापान ने रूस को हरा दिया, इथियोपिया ने इटली को हरा दिया, तो भारतीयों को लगने लगा कि हम भी अंग्रेज़ों को हरा सकते हैं।
जब छोटा सा देश जापान रूस जैसे विशाल देश को हरा सकता है तो हम क्यों नहीं हरा सकते। तो यानी कि जो अपराजयता का मिथक था वो टूट गया। और बात करें आगे तो 1896 से 1900 के बीच भयंकर अकाल के बाद दूसरे दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया 1903 में, और इसमें भारी व्यय किया गया। अब देखिए 1896 से लेकर 1900 के बीच भयंकर अकाल भारत में पड़ता है। भयंकर अकाल पड़ा था, लोग मर रहे थे भूख से, लेकिन उसी समय दिल्ली दरबार का आयोजन होता है और उसमें खूब ज़्यादा पैसा अंग्रेज खर्च करते हैं। तो इससे भी भारतीय लोग काफ़ी असंतुष्ट हो गए। इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे, दिल्ली दरबार क्या था। फिलहाल ये जानिए दिल्ली दरबार होता था, जैसे इंग्लैंड के राजा महाराजा भारत में आते थे तो उनके स्वागत के लिए बहुत सारा पैसा धन दौलत खर्च किया जाता था, तो वही चीज़ है दिल्ली दरबार। तिलक व राष्ट्रवादी नेताओं पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर लंबे कारावास की सज़ा दी गई, इससे भी लोग भड़क गए। तिलक और कई अन्य राष्ट्रवादी नेता थे, इनको जेल में बंद कर दिया गया, तो लोग भड़क गए, तो इसने भी उग्रवाद को जन्म दिया। इन सब घटनाओं के प्रतिक्रिया स्वरूप इस भावना का जन्म हुआ कि स्वराज मांगने से नहीं अपितु संघर्ष से प्राप्त होगा। भारतीय क्रांतिकारियों का संवैधानिक आंदोलन से विश्वास उठ गया। संवैधानिक आंदोलन मतलब वही अनुनय विनय प्रतिवेदन स्मरण पत्र विनम्र भाव से जो सुधार की मांग कर रहे थे, उसी को संवैधानिक आंदोलन कहा गया। तो उससे भारतीय क्रांतिकारियों का विश्वास उठ गया। अतः संघर्ष द्वारा स्वतंत्रता प्राप्ति का भाव उग्र राष्ट्रवाद या उग्रवाद कहलाया। अब इनकी विचारधारा कैसी थी, कार्य पद्धति कैसी थी, तो मैंने आपको कई बार बताया है अभी तक वीडियो में कि भाई इनकी विचारधारा क्या थी कि हम अपने उद्देश्यों को, अपने लक्ष्यों को संघर्ष से प्राप्त करेंगे, धरना प्रदर्शन आंदोलन बहिष्कार ये सारी चीज़ें करेंगे, शांत नहीं बैठेंगे। देखिए उग्रवादी नेता ब्रिटिश शासन से क्या करते थे, घृणा नफरत करते थे और अंग्रेज़ों को भारत से बाहर निकालने की बात करते थे। जबकि इसके विपरीत उदारवादी वो अंग्रेज़ों से नफरत नहीं करते थे, वो तो कहते थे अंग्रेज़ भारत पर शासन करके भारत पर उपकार कर रहे हैं। इनका विश्वास था कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेज़ों की कृपा से नहीं। जबकि उदारवादी इसके विपरीत मानते थे। उदारवादियों का मानना था कि अंग्रेज़ भारत पर शासन कर रहे हैं, कृपा कर रहे हैं, भारत के लोग को शिक्षित कर रहे हैं, अंग्रेज़ों का शासन भारतीयों के लिए लाभदायक है, ये उदारवादियों का मानना था। उग्रवादी तो कह रहे हैं कि भारतीयों की मुक्ति स्वयं के प्रयत्नों से होगी, अंग्रेज़ों की कृपा से नहीं। इसी क्रम में तिलक ने कहा था, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूँगा, यानी मैं खुद लूँगा, अंग्रेज हमें देने वाले नहीं हैं। उग्रवादियों ने अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया, यानी जितनी भी अंग्रेजी वस्तुएं थीं, ब्रिटेन से आती थीं या यूरोप से आती थीं, उनका बहिष्कार किया। स्वदेशी अपनाने पर बल दिया और साथ ही राष्ट्रीय शिक्षा पर भी बल दिया, यानी जितने भी ब्रिटेन के द्वारा स्कूल खोले गए थे उन स्कूलों का त्याग किया गया। उग्रवादी विचारधारा के समर्थक बाल गंगाधर तिलक ने राष्ट्रवाद की पहचान हिंदुत्व की भावना से की। जैसे तिलक ने 1893 में गणपति महोत्सव मनाया, 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत की। तो ये दोनों डेट याद रखिएगा, गणपति महोत्सव की शुरुआत कब होती है 1893 में, और 1895 में शिवाजी महोत्सव की शुरुआत होती है। और ये दोनों महोत्सव महाराष्ट्र में बहुत एक प्रकार से आप कह सकते हैं बड़े ही जोश के साथ मनाया जाता है, बड़े ही उत्सुकता के साथ मनाया जाता है। थोड़ा सा आप शीत वगैरह भी गिरने लगे क्योंकि मैं बाहर हूँ, बाहर वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी ठंडी भी अब लग रही है और सर्दी भी मुझे हो गया है थोड़ा सा। तिलक ने धर्म का राजनीतिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किया, मतलब राजनीतिक अस्त्र कहने का मतलब इन्होंने धर्म का सहारा लिया और लोगों को एकत्रित किया। जैसे धर्म का सहारा लेकर हिंदुओं को एकत्रित किया जाता है, मुसलमानों को, ऐसे इन्होंने भी किया अंग्रेज़ों के खिलाफ। उग्रवादियों ने क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की नीति अपनाई और इसी क्रम में असहयोग, धरना प्रदर्शन, अन्यायपूर्ण कानूनों के उल्लंघन की बात कही। असहयोग का मतलब अंग्रेज़ों का किसी भी प्रकार से सहयोग ना करना, धरना करना, प्रदर्शन करना, अन्यायपूर्ण कानूनों का उल्लंघन करना, उनको ना मानना, ये सारी चीज़ें उग्रवादियों ने करनी शुरू कर दी। उग्रवादी जो थे ये प्रार्थना पत्र, स्मरण पत्र जैसे साधनों में विश्वास नहीं रखते थे, अतः ऐसा करने वाली उदारवादी राजनीति को उन्होंने राजनीतिक भिक्षावृत्ति की संज्ञा दी।
मतलब इन्होंने उदारवादियों को एक प्रकार से भिक्षावृत्ति करने वाला कहा। उन्होंने कहा जो आप अंग्रेज़ों के सामने मांगते थे अनुनय विनय प्रार्थना पत्र स्मरण पत्र के माध्यम से, वो तो एक राजनीतिक भिक्षावृत्ति है। आप तो उनसे भिक्षा मांग रहे थे अंग्रेज़ों से। दरअसल उग्रवादी नवीन राजनीतिक साधनों जैसे हड़ताल में विश्वास रखते थे, बहिष्कार में विश्वास रखते थे, धरना प्रदर्शन में विश्वास रखते थे आदि कार्यक्रमों के प्रयोग पर बल दे रहे थे। आंदोलन को प्रभावी बनाने के लिए राष्ट्रीय शिक्षा की योजना के तहत सर गुरुदास बनर्जी ने बंगाल राष्ट्रीय शिक्षा परिषद बनाई। इसी समय पंजाब का डीएवी आंदोलन भी तेजी से फैला। उग्रवादियों ने ग्राम सफाई प्रतिबंधक पुलिस कार मेलों का आयोजन आदि कार्य किए तथा विभिन्न सहकारी संगठन स्वयंसेवी संस्थाएं गुप्त संगठन आदि भी स्थापित किए। अब इनकी भी कुछ सीमाएं थी। मैंने बताया था ना कि कुछ कमियां इनकी भी थी और कुछ जैसे उदारवादियों की कमियां मैंने बताई थी, तो कुछ कमियां इनकी भी थी, इनकी भी एक सीमाएं थी। उग्रवादी नेताओं ने धार्मिक प्रतीकों पर बल दिया, मतलब इन्होंने धर्म को कहीं ना कहीं आंदोलन में घुसेड़ दिया। तो भाई जब धर्म का प्रवेश हो गया आंदोलन में तो क्या होगा कि एक धर्म के ही लोग आएंगे, जो अन्य धर्म के लोग थे वो आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। तो ये कहीं ना कहीं इनकी एक सीमा थी, इनकी एक कमी कह सकते हैं उग्रवादियों की। जैसे तिलक ने शिवाजी महोत्सव का आयोजन किया, गणेश महोत्सव की बात की, तो इससे सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला। अब जो मुस्लिम लोग थे वो तो थोड़ा इससे दूर होंगे। उदारवादियों के साथ वैचारिक संघर्ष से 1907 में सूरत में कांग्रेस का विभाजन हो गया। परिणाम स्वरूप राष्ट्रीय आंदोलन कमज़ोर हुआ और ब्रिटिश सरकार को इस आंदोलन का दमन करने का अवसर मिल गया। आपको पढ़ाऊंगा थोड़ा सा। 1907 में कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, यानी कांग्रेस दो धड़ों में बट जाती है। और जब दो धड़ों में बट गई तो इसका एक प्रकार से ये कमज़ोर पड़ गई कांग्रेस। अब भाई कोई भी चीज़ है, अभी आपका परिवार अगर बट जाए तो कमज़ोर पड़ जाओगे। तो इसे जब कांग्रेस दो धड़ों में बट गई, यानी नरम दल के नेता और गर्म दल के नेता दोनों अलग अलग हो गए, तो कांग्रेस कमज़ोर पड़ी और अंग्रेज़ों ने इसका दमन अच्छे से किया। तो ये मैंने आपको बताया कि भाई उग्रवादी विचारधारा क्या थी, उसके कौन कौन से नेता थे और ये कार्य कैसे करते थे, इनका क्या उद्देश्य था। इसके पहले उदारवादियों के बारे में बता चुका हूँ। अब आपको थोड़ा बहुत बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ाऊँगा, एक दो घटनाओं के बारे में पढ़ाऊँगा। उसके बाद मैं सीधे आपको राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में, गांधी जी के योगदान के बारे में बताऊँगा कि गांधी जी का क्या योगदान रहा। वहाँ से भी प्रश्न बनता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।